इसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने किया कि जो एमएसपी डिक्लेयर करते थे वो हमेशा फसल जब आ जाती थी तब डिक्लेयर करते थे। अब हम फसल बोने से पहले भारत सरकार एमएसपी डिक्लेयर कर देती है। किसान को पहले से पता होता है कि उसको गेहूं बोने में ये भाव मिलेगा, धान बोने में ये मिलेगा, कपास बोने में ये मिलेगा। वो निश्चय कर सकता है कि उसको किस चीज़ में ज़्यादा फायदा है। और इसी तरह से जो मंडियों का निर्माण किया और फसल विविधीकरण की तरह से नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों को फायदा हुआ है। जब हरियाणा बना था, मुझे याद है, मैं छोटा सा था, 1 एकड़ की गेहूं निकालने के लिए बैलों के पांव से, हमारे पास कोई मशीन नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई बिजली नहीं थी, तो 1-1 महीना लगता था। आज सारा इतनी मशीनरी आ गई है, एआई का ज़माना है, पॉली हाउस है, नेट हाउस है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, तरह तरह की वर्टिकल फार्मिंग है। और ये चीज़ें कर करके छोटे छोटे केस में ऐसे किसानों को फायदा हुआ है। मैं भी देखता हूं क्योंकि आप लोग इनोवेशन के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं, स्पेशली आप तो बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों के को लेकर के बड़ा कंसर्न रहते हैं। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा और मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोग फसल डाइवर्सिफिकेशन की जब बात करते हैं, मेरा पानी मेरी विरासत योजना जैसी चीज़ों को आप लोग लेकर के आते हैं, इसमें कितनी सफलता आप लोग प्राप्त कर पाए? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर आप कैसे लेकर के जाएं किसानों को, और वो उनके लिए फायदे का भी सौदा। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, वो कोई मैं कहता हूं कि राजनीति का आदमी नहीं है। वो दूरदृष्टि से आगे वाली पीढ़ी के लिए सोचते हैं। उनको पता है, उन्होंने कहा है कि भाई हरियाणा के अंदर पानी का अपना स्रोत नहीं है, पानी हमारा जो है खत्म होता जा रहा है, धान के क्षेत्र को कैसे कम करें। इसलिए 7,000 रुपये प्रति एकड़ हमने देना शुरू किया कि प्यार से किसान जो दूसरी फसल बोएगा उसको प्रति एकड़ 7,000 रुपये देंगे। इसी तरह से कि धान को जो है पराली जलाने की समस्या आई, तो उन्होंने कहा कि डीएसआर जो डायरेक्ट सीडिंग से धान बोएगा थोड़ा सा पहले बोलेगा, और उसको जो पराली जलाने का जो समय होता है उसमें स्लॉट ज़्यादा मिल जाए। 4,000 रुपये प्रति एकड़ उसको देते हैं। बाजरा के लिए हम अलग से पैसा देते थे, तिल वगैरह के लिए अलग से पैसा देते थे। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है कि जो एमएसपी पर बाजरा खरीदा है, हमारे पड़ोस में राजस्थान है और सरकारें हैं, वहाँ बाजरा 1,200-1,500 रुपये बिकता था, हमारा बाजरा 2,500 रुपये बिकता है। और मोदी जी की दूरदृष्टि देखिए, मोदी जी ने 3 काम किए थे कि हमारा जो योगा का किया, फिर सोलर का अलायंस का किया, फिर उसके बाद क्या किया कि मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। दूरदृष्टि की वजह से ये है कि हमारे यहाँ बाजरा, मोटा अनाज हमारे पूर्वज खाते आए, और यूरोप अमेरिका में इसकी कंजम्पशन नहीं होती थी। सब बताते हैं कि सबसे पौष्टिक अनाज यही है। और जब से मोदी जी ने प्रचार किया है, हर साल भाव बढ़ा के जो बाजरे का भाव गेहूं से ऊपर हो गया है, और पीछे G20 के अंदर सब जगह हमने किया। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस चीज को मोदी जी का हाथ लग जाता है उसके भाव बढ़ेंगे। हरियाणा का किसान खुशहाल होगा, राजस्थान का किसान खुशहाल होगा। बिल्कुल। लेकिन जेपी दलाल जी, क्योंकि जब भी कुछ आप लोग नया करते हैं या कोई नए इनोवेशंस होते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शुरुआत में थोड़ा सा लोगों को एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है। जैसे अब आप लोगों ने हर चीज के लिए एक पोर्टल शुरू किया, विपक्ष का ये कहना है, या हम लोग अक्सर देखते हैं किस तरह से कभी कभी किसान भी उन सारी चीजों को लेकर के बात उठाते हैं कि पोर्टल की वजह से कभी कभी थोड़ी परेशानियां भी होती हैं, या विपक्ष कहता है कि आप लोग पोर्टल में उलझा देते हैं इस तरह की योजनाओं को ला करके। इसको कैसे देखें? कोई भी चीज नई शुरू होती है तो थोड़ा बहुत समझ में लोगों को नहीं आती। दिल्ली के अंदर इतना प्रदूषण था, डीजल के व्हीकल थे, उसको बंद किया, बड़ा विरोध हुआ था। आज सीएनजी आ गया तो उसके बावजूद भी दिल्ली में प्रदूषण है। और ये जो आजकल के बच्चे हैं टेक्नोलॉजी को जानते हैं, समझते हैं, दुनिया के सारे विकसित देश है। मैंने बहुत सौभाग्य मिला है घूमने फिरने का, और कोई लोग नेताओं के नहीं पूछता, किसी को बिचौलिए की जरूरत नहीं है। जिसको जो हक है, जिसको सरकार की नीति का है, वो डायरेक्ट उसको मिल जाता है। और हमने इस पोर्टल की वजह से ही किसानों का सशक्तिकरण किया है। हरियाणा के अंदर, देश के अंदर ऐसा होता था कि फसल किसान की, खरीदार सरकार, और पैसा कोई तीसरा आदमी ले जाता था। जब से हमने पोर्टल चालू किया है, जिसकी फसल है जो मंडी में बेचता है, डीबीटी से उसके खाते में पैसा देते हैं। और ये पोर्टल की वजह से ही सारी सरकार का धान का पैसा, गेहूं का पैसा, उसकी भाव का पैसा 72 घंटे के अंदर हम किसान को पैसा दे देते हैं। 6-6 महीने तक पैसा किसान की फसल का उसके घर में नहीं पहुंचता था। और मैं समझता हूं कि कोई आदमी ये कहता है कि पोर्टल को बंद करूंगा, इसका मतलब वो किसान हितैषी नहीं सोच रहा है, किसान का विरोध कर रहा है। वो चाहता है कि किसान विकसित ना हो, किसान इसी तरह से दबा रहे, और जो बिचौलिए लोग हैं वो किसान का शोषण करते रहे। एक चीज और हम लोगों ने देखी, अभी आप लोगों ने गन्ने का भी जो प्राइस है उसको तय किया, और उसके बाद आप लोगों ने तो 22-23 और 23-24 का भी आप लोगों ने तय कर दिया। इसको लेकर के भी विपक्ष ने बड़े सवाल उठाए और ये कहा कि साहब पहले से ही आपने कर दिया। और दूसरा ये है कि किसान अब ये कहेगा कि नहीं, हमको 400 से ज्यादा देना आपको गन्ने का जो भाव है। ये जो आप लोगों ने किया, इसको कैसे देखते हैं, और विपक्ष के जो आरोप है उसका क्या जवाब है?
आयुष जी, किसान हरियाणा के अंदर गन्ने के किसान भी हैं, धान के किसान भी हैं, बाजरे के किसान भी हैं, कपास के किसान भी हैं। हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी होती है कि सबको कुछ न कुछ सरकार का लाभ मिले। गन्ना का रेट हमारा जो है मैं समझता हूं कि पिछले 10 साल से फर्स्ट सेकंड में आता है। पंजाब का 5 रुपये ज़्यादा बताते हैं हुआ है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा भाव देते हैं, सबसे ज़्यादा जल्दी पेमेंट करते हैं और गन्ने के नए नए बीज लाने की हम कोशिश करते हैं। इसी तरह से और हमने जो काम किया है कि बाजरे वाले किसान को ज़्यादा रेट मिले। फिर 7-8 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जो जिसके अंदर फसल ही नहीं होती, वो जल भराव की वजह से क्षेमग्रस्त हो गई थी। पहली बार हमने उसको पानी निकाल करके नालों में डाल करके उसको खेती के लायक बनाया है। पिछले साल 30-35 हज़ार एकड़ को ठीक किया। उन किसानों को 5-7-10 साल से 1 रुपये की आमदनी नहीं होती थी, हमने उसका इलाज किया। इस साल हम 70,000 एकड़ का कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जैसा भी इलाका है, जिस क्षेत्र की जो समस्या है, सबको जो हमारे खजाने को देखते हुए सबको उसका लाभ मिले, और ये मिल भी रहा है। मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बीमा योजना का लाभ हरियाणा के किसानों को मिला है। 7,500 करोड़ रुपए किसानों को खाते में। दलाल साहब, क्या वजह थी? हम लोगों ने पीछे देखा कि मुआवजे को लेकर के भी किसानों ने काफी विरोध प्रदर्शन किया। अगर आप लोग सबसे ज्यादा दे रहे हैं तो फिर इस तरह के जो बीच बीच में हम लोग देखते हैं विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं या किसान आकर के बैठ जाते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, क्या कारण है फिर उसके? मैं आपके मंच से कहना चाहता हूं कि जब से मोदी जी आए हैं, मनोहर लाल जी आए हैं, विपक्ष हमारी है सीधी राजनीति नहीं कर पा रहे। उन्होंने अपने वक्त में किसानों के लिए अच्छी नीति नहीं बनाई, और वो अपनी जो है कोई आगे अच्छी नीति बनाने की उनकी नीयत भी नहीं है। वो एक छापामार युद्ध करना चाहते हैं, कुछ लोग भेज करके, कुछ लोग धरना प्रदर्शन ये करके ये समस्याएं पैदा करते हैं, कभी हाईवे जाम करते हैं। किसान भाई इसमें मुख्य तौर पर नहीं है, और इसका परिणाम भी है कि किसान आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती। यहाँ पर जो है किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग अपनी रोटियां सेकते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं मेरे किसान भाइयों का, हाथ जोड़ के नमन करता हूं उनको। उन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया है। आप किसान शब्द एक इतना बड़ा शब्द है कि उसके अंदर सभी समाहित हो जाते हैं। इस किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, कोई आंदोलन करने वाले परमानेंट लोग भी हो सकते हैं, और अभी जो उनको पता है विपक्षी पार्टियों का कि किसान के लिए हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए वो भ्रम फैलाने के लिए ये काम करते रहते हैं। ना तो कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए बीमा दिया, ना उनके वक्त में कोई ऐसी नीति थी जो खराबे की नीति, उसका मेरे पास डाटा है, बीमे का पैसा उन्होंने दिया नहीं। हमने 4,500-5,000 करोड़ रुपया खराबे का पैसा दिया, उनके वक्त में 10 साल में 1,000-1,200 करोड़ रुपये दिया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा के अलावा जो प्रधानमंत्री का जो पैसा जाता है किसान को 2-2 हज़ार रुपये, 4,500 रुपये वो गया है, करोड़ रुपये। 15-16 हज़ार रुपये तो डीबीटी से हम सीधा उनको दे चुके हैं। सबसे ज़्यादा फसलों का भाव हमने दिया है, सबसे ज़्यादा फसलें हम खरीदते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं किसानों को फसल विविधीकरण के लिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी, पूरे मैं समझता हूं कि एशिया की भी सबसे बड़ी हो सकती है, वो कन्नौर के अंदर हम बनाए जा रहे हैं। 2600 करोड़ का टेंडर हो चुका है, 10,000 करोड़ की उसमें लागत आएगी। वो मंडी बन जाएगी, वहां से पैक होकर के शॉर्टिंग ग्रेडिंग होकर के विश्व स्तरीय उत्पाद होगा, वो वहां से दुनिया की मार्केट में जाएगा। किसान को माल बेचना नहीं आता, हम किसान को माल बेचना सिखाने जा रहे हैं। पिछले दिनों में जापान गया, हमने नेगोशिएट किया, जीका लोन है जापान गवर्नमेंट के सहयोग से, 2700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना करके ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर पैक हाउस बना करके, कोल्ड स्टोरेज बना करके, वैल्यू चेन बना करके किसान का प्रोडक्ट जो है विश्व स्तरीय उसकी पैकेजिंग करके हम उस मंडी में ले जाएंगे। वहां से अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक आएगा, वो उसको जाएगा, तब जाके किसान को इस तरह से सुविधाएं हम दे रहे हैं। हमने इतने काम किए हैं और इससे परेशान है विपक्ष, वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सीधे तौर पर एक कोई पक्ष का आदमी 1 घंटा आपके चैनल पर मेरे से बहस करना चाहे तो आंकड़े बताएंगे कि वो कहीं हमारे सामने टिकते नहीं। हमारे साथ अभी विपक्ष के भी लोग होंगे, हम उनसे भी सामने करने को मैं तैयार हूं। मैं उनसे भी चर्चा करूंगा। लेकिन दलाल साहब, एक चीज और हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ये जेन्युइन समस्या किसानों के साथ रहती है और खासतौर से खाद की समस्या होती है जब भी क्रॉप लगानी होती है, और अक्सर हम लोग देखते हैं कि लाइनों में भी लगना पड़ता है और किसान थोड़ा परेशान होता है। ये क्यों हो रहा है, उसको कैसे आप लोग सही करेंगे? मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रधानमंत्री का, जिन्होंने कोरोना के संकट के वक्त इतना देश का अच्छा प्रबंधन किया, और जो समस्याएं थी कृषि को उससे लॉकडाउन से बंद भी रखा, खुला भी छोड़ दिया, और
उस वक्त आपको मैं बताता हूं कि हमने जो खाद दी है 270 रुपए का यूरिया का कट्टा 3-3 हजार रुपए से विदेश से ला कर दिया था। उस आज से 4-5 साल पहले खाद की सब्सिडी, एनुअल सब्सिडी भारत सरकार की 50,000 करोड़ रुपए थी, जो इस वक्त 2,50,000 करोड़ रुपए है। मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने खाद के रेट नहीं बढ़ाए। जो डीएपी का कट्टा था 1350 रुपए वाला 6-6 हजार रुपए का ला करके हमने दिया है, और इसमें कालाबाजारी है, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे जो औद्योगिक उत्पाद हैं उनको कमर्शियल रेट की खाद लेनी चाहिए, वो 5,000 रुपये 4,000 रुपये का बात है। इसलिए हम खाद को बेचते हैं पीओएस के माध्यम से, एक किसान अपने आईडी के माध्यम से अपने उपयोग की खाद ले जाए, इसलिए लाइन लग जाती है। खाद की कोई कमी नहीं है, कभी भी नहीं हुई, और खाद की कमी होती तो हमारा किसान की प्रोडक्शन कम हो जाता। अभी मैं इसमें ये जरूर है कि खाद को कभी कभी लाइन लग जाती है, और उसकी वजह ये है कि खाद आदि एक यूरिया डीएपी वगैरह जो इफ्को की है, क्रिप्को की है, कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, अंबुजा वगैरह वगैरह कुछ कंपनियां हैं, हर एक दुकान, कभी तो एक गाड़ी का रैक आता है, वो अपनी डीलर बैठे हैं, उनकी दुकान पे खाद होती है, दूसरे पे खत्म हो जाती है। कभी दूसरी गाड़ी का रैक आता है दूसरी कंपनी का, वो किसी दूसरे जिले में होती है। लेकिन ये हमारे कांग्रेस के नेता जिस पे खाद नहीं होती वहां जाके लाइन लगा करके वीडियो डालते हैं। आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब का जमाना है, भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई कमी नहीं है खाद की, पूरी भरपूर मात्रा में खाद है, और इसका मैं धन्यवाद जो करता हूं कि भारत सरकार का कि इतने ज्यादा 2,50,000 करोड़ रुपए साल का खाद पे सब्सिडी दी है, लेकिन किसान के लिए भाव नहीं बढ़ाया। जेपी दलाल जी, एक चीज और मैं थोड़ा सा आपसे इस विषय में समझना चाह रहा था, क्योंकि आपने कहा कि अब केंद्र सरकार का आप लोगों को बड़ा सहयोग मिल रहा है। क्रॉप के अलावा मैं देखता हूं कि आप अक्सर लोगों को फिशरीज या इन सारी चीजों के लिए भी बड़ा प्रमोट करते रहते हैं। उससे कितना किसानों को आप जोड़ पाए और उसका लाभ कितना मिला किसानों को? मेरी ये सोच है, मैं खुद फार्मर हूँ, खेती करता हूँ, और जो परंपरागत खेती से कुछ हटके खेती करेंगे तो ये आदमी की आमदनी बढ़ेगी। मैं एक किसान को जानता हूँ, जीटी रोड पर है सोनीपत में, 1 एकड़ के अंदर उसने 40 लाख रुपए की लिली के फ्लावर बेच करके कमाई की है। और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि हरियाणा के अंदर कोई वाटर बॉडी नहीं है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, और हमारे यहाँ जो है 2,000 करोड़ रुपए की मछली पैदा होती है। और किसी को अगर हम कहें कि बालू रेत के टीले में मछली पैदा होती है तो